नमस्कार साथियों, मैं BL सैनी आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को, साहित्य प्रेमियों को और विभिन्न प्रकार की साहित्यिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज हम इस वीडियो में भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ एकांकी उसर की तत्वों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। किसी भी एकांकी की तात्विक समीक्षा करते हैं तो मुख्य रूप से एकांकी के जो 6 तत्व हैं, कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा और शैली, वातावरण या देश काल तथा उद्देश्य, इसके आधार पर हम उसकी संपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। उस एकांकी को भी इसी आधार पर अपन समीक्षा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कथा वस्तु की चर्चा करते हैं। उस एकांकी की कथा वस्तु को हम देखते हैं कि ये हमारे बीच मध्यम वर्गीय उस समाज से संबंधित है जिसके पास न तो चिंतन मनन के लिए बुद्धि है और न कुछ करने के लिए काम। पाश्चात्य सभ्यता ने इस वर्ग को बाह्य आडंबरों में लीन करके अत्यंत खोखला बना दिया है। एकांकी के आरंभ में एक मध्यम वर्गीय परिवार बंगले के बरामदे में बैठा हुआ है। एक युवक बाहर पोर्च में खड़ी नीली कार को देख रहा है। सर्दियों का मौसम है, शाम का समय है। यह युवक घर के बच्चों का ट्यूटर है। बरामदे के पायदान पर एक भूरा पैकनीज जाति का कुत्ता दहलीज पर सिर झुकाए हुए सो रहा है। तभी एक 8 वर्ष का लड़का सुंदर कपड़े पहने एक कुर्सी को धक्के देते हुए बरामदे में आता है, जिससे वह युवक और कुत्ता दोनों चौंक पड़ते हैं। वह लड़का कुत्ते को जाकर पुचकारता है। तभी उस घर का मालिक कुर्सियों को ढकेलता वहाँ आता है। वह कुत्ते के साथ खेलते हुए लड़के को इसलिए डांटता है कि उसने कुर्सियों की पंक्ति बिगाड़ दी है। इसके बाद वह ट्यूटर को भी डांटता है और कहता है, जब रात को तुम्हें पढ़ाना हुआ करे तो शाम को साइकिलबाजी न किया कीजिए। इसके बाद वह पत्नी की भी आलोचना करता है और कहता है कि घर में मेहमान आए हैं। वह घूम घूम कर उन्हें मकान और बाग दिखा रही है। जब थकान हो जाएगी तब दिल की धड़कन स्ट्रेंड हार्ट के मारे बीमार पड़ी रहेगी। गृह स्वामी को की इन बातों को ट्यूटर नज़रअंदाज करता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह गृह स्वामी से ये कहना चाहता है कि पिछले 2 माह से उसके बच्चों को वह पढ़ा रहा है, उसे 2 माह का वेतन चाहिए। परंतु गृह स्वामी अपनी पत्नी तथा अन्य की बातें करके ट्यूटर को अपनी बात करने का मौका नहीं देता है। फिर जब ट्यूटर रुपयों का सवाल करता है तो गृह स्वामी अपनी आमदनी की कमी और खर्च की अधिकता का बहाना बनाकर उसकी सहायता करने से इनकार कर देता है और ट्यूटर रखकर उसकी सहायता करने के लिए उल्टे उसी पर अपना एहसान थोपता है। तभी एक मोटी रमणी गृह स्वामिनी 2 लड़कियों और एक युवक को लेकर वहाँ आती है। ये लोग हिटलर, मुसोलिनी से लेकर गांधी जी तक की बातें करते हैं। मोटी रमणी विक्टोरिया की प्रशंसा करती है। गृह स्वामी लखनऊ के हिंदू मुसलमानों के किस्से सुनाने लगता है। समय काटने की दृष्टि से सबके बीच से खेल का सुझाव आता है। खेल शुरू हो जाता है। फिर बाहर बैठे युवक और ट्यूटर में बातचीत शुरू हो जाती है। इस प्रकार एकांकी का कथानक समाप्ति की ओर बढ़ता है। इस प्रकार एकांकी में
मध्यम वर्गीय परिवार का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। साथ ही लेखक ने पाश्चात्य सभ्यता में लीन मध्यम वर्गीय समाज की निष्क्रियता, आडंबर प्रियता, संकालु प्रवृत्ति, शोषण, यौन भावना आदि के व्यंग्यपूर्ण चित्र अंकित किए हैं। एकांकी का कथानक अत्यंत सांकेतिक व्यंग्यपूर्ण है और सारी घटनाएं अत्यंत मंद गति से आरंभ से अंत तक एकांकी के लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। एकांकी का दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। उस एकांकी की में प्राय पात्र और चरित्र चित्रण की अपन चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि भुवनेश्वर ने अपने एकांकियों में प्राय ऐसे ही पात्रों का चयन किया है जो तथाकथित सभ्य एवं आडंबरपूर्ण मध्यम वर्गीय परिवारों के खोखलेपन को प्रदर्शित करने में समर्थ हैं, जिनके मन में सामाजिक परंपराओं एवं रूढ़ियों के प्रति आक्रोश है, जो सदैव काम एवं यौन भावना से पीड़ित रहते हैं, जो आर्थिक संकट झेलते हुए बड़प्पन के मिथ्या प्रदर्शन को समझते हैं, जिनमें आडंबर प्रियता अधिक है। लेखक ने ऐसे पात्रों के द्वारा मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन पर व्यंग्य किया है। प्रस्तुत एकांकी में मिस्टर सिब्बल, मिसेज सिब्बल, ट्यूटर, मोटी रमणी, दो लड़कियां, एक युवक, एक लड़का आदि 8 पात्र हैं, किंतु प्रमुख पात्र 2 ही हैं, गृहस्वामी मिस्टर सिब्बल और गृहस्वामिनी मिसेज सिब्बल। मिस्टर सिब्बल ऊपर से आदर्शवादी, हंसमुख, सभ्य, भवज्ञ और संपन्न दिखाई देते हैं, किंतु अंदर से वे अपने खोखलेपन के कारण अत्यंत थके हुए हैं। वे बातों में अति निपुण, आडंबरपूर्ण, जीवन से पूर्ण तथा शोषक है। उनका स्वभाव संकालु है, इस कारण वे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शंका करते हैं। इस कारण उनका दाम्पत्य जीवन भी कटुता एवं विषमता का शिकार बना हुआ है। दूसरे पात्र के रूप में गृहस्वामिनी श्रीमती सिब्बल का चरित्र है, जो कृत्रिमता और आडंबर से परिपूर्ण है। ऊपर से वे ठाट बाट बनाए रखती हैं, परंतु सदैव बीमार रहती हैं। वैसे उन्हें अपने यहाँ आए हुए मेहमानों को स्वयं घूम घूम कर अपने बंगले और बगीचे को दिखाने का बड़ा शौक है। उनका दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं है, इस कारण वे अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट भी दिखाई पड़ती है। कहने को तो एकांकी में 8 पात्र है, लेकिन शेष पात्रों की भूमिका एकांकी में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इन 2 पात्रों की है। इन दोनों पात्रों के चित्र को लेखक ने पूरी सफलता और ईमानदारी से चित्रित करने का प्रयास किया है और उसमें सफल भी रहा है। अगला तत्व है संवाद, डायलॉग। संवाद कला की दृष्टि से ये एक सफल एकांकी है। इस एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार का मनोवैज्ञानिक चित्रण एकांकीकार के द्वारा किया गया है। इस एकांकी के पात्र पाश्चात्य सभ्यता में रंगे हुए भारतीय हैं, जिनके जीवन का न कोई उद्देश्य है, मात्र अहम भाव, दिखावटीपन, हृदयहीनता आदि उनके खोखलेपन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस दृष्टि से एकांकी के प्रमुख पात्र मिस्टर सिब्बल सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने ऊपर से तो सभ्यता का आवरण ओढ़ रखा है, परंतु अंदर से वे सारहीन एवं खोखले हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आलोच्य एकांकी के संवाद कथा को गति प्रदान करने वाले, चरित्रों का व्यक्तित्व उद्घाटन करने वाले, संक्षिप्त, सरल व व्यंग्यपूर्ण है। उदाहरण के रूप में एक छोटा सा संवाद देख सकते हैं। गृहस्वामिनी अपने पति को संबोधित करके कहती है, मैंने तो बेबी लिखा था, अपना बेबी थोड़ी तुम्ही ने कहा था बिना सोचे। मोटी रमनी, अच्छा सेक्स साफ न जबरोड़। गृहस्वामी, ये क्या है, आखिरकार इसका क्या मतलब है? गृहस्वामिनी, तुमने कहा था बिना सोचे। गृहस्वामी, तुम्हारा मतलब क्या था? गृहस्वामिनी, कुछ नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया। गृहस्वामी, वैसे ही? सेक्स सा नछबरोड़, वाह वाह वाह। इस संवाद से ये बात स्पष्ट होती है कि भुवनेश्वर प्रसाद के संवादों पर भी पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है। एकांकीकार इस दृष्टि से पात्रों के अवचेतन मन का उद्घाटन करने में भी पर्याप्त सफल हुआ है। तीसरा
तत्व है चौथा तत्व है भाषा और शैली। भुवनेश्वर ने अपने एकांकियों में प्रायः ऐसे व्यवहारिक भाषा शैली का प्रयोग किया है जिसमें दैनिक व्यवहार में प्रयोग आने वाले शब्दों की प्रधानता है, जिसमें मध्यम वर्ग के शिक्षित परिवारों में प्रयुक्त अंग्रेजी उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी को अधिक अपनाया गया है। उसर एकांकी इस भाषा शैली से अछूता नहीं है। उदाहरण के लिए उसर एकांकी में गृहस्वामी मिस्टर सिब्बल का कथन देखिए, मेरी ज़िंदगी का एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम अपने ओशलिज्म के जोश में शायद यह समझ बैठे हो कि ज़िंदगी का गहरा से गहरा मतलब तुम्हारे लिए साफ हो गया है। इसके साथ ही उनकी भाषा शैली बिल्कुल सीधी सादी, सरल, साधारण व सुबोध भी है। इस भाषा का भी एक उदाहरण देखिए। गृहस्वामी कहता है, वह कुछ तो नहीं, लखनऊ में जब हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ तब हम लोग आगा तुराब के हाते के पास एक बंगले में रहते थे। हम वहाँ 3 हिंदू थे और 4 घर मुसलमानों के थे। खैर, हम लोग सब मिलकर उन मुसलमानों की बस्ती में चले गए या वे लोग हिंदुओं की। इनके साथ ही लेखक ने मुहावरों, कहावतों का प्रयोग करके अपनी भाषा शैली को लाक्षणिक, रोचक व मनोरंजक बनाने का प्रयास भी किया है। अब हम उस रेखांकी की वातावरण या देशकाल के आधार पर समीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि भुवनेश्वर जी ने अपने एकांकियों की घटना एवं कथानक की यथार्थता व स्वाभाविकता की छाप पाठकों व दर्शकों के हृदय पर अंकित करने के लिए वातावरण एवं देशकाल का निर्माण बड़ी सतर्कता के साथ किया है। उदाहरण के लिए उस एकांकी में पाश्चात्य सभ्यता में डूबे हुए मध्यम वर्ग के परिवार का यथार्थ चित्र देने के लिए उनके ड्राइंग रूम का चित्रण किया गया है, जहां कॉर्निस पर बहुत सी तस्वीरें, कुछ घोंगे और शंख रखे हुए हैं। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का गांधी जी का बस्ट भी रखा हुआ है। कमरे में गहरी नीली स्वीट पर 2 हरे कुशन हैं। ऐसी ही बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो मध्यम वर्गीय आडंबर युक्त परिवार के वातावरण को मुखरित करती हैं। पात्रों का बोलना, व्यवहार करना व खेलना भी वातावरण की सृष्टि में सहायक सिद्ध हुआ है। अंतिम तत्व उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर भी कहानी जो एकांकी है उसर वो अपने प्रयोजन में सफल हुई है। उद्देश्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ज्ञात होता है कि लेखक ने प्राय पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित भारतीय समाज की समस्याओं का उद्घाटन अपने एकांकियों में किया है। उसर एकांकी भी पाश्चात्य समाज और पाश्चात्य संस्कृति का गुणगान किया गया है। तभी तो मोटी रमणी विक्टोरिया के शासन की प्रशंसा करती है और मिस्टर सिब्बल का बड़ा लड़का यूरोप से घूमकर आया है तो उससे सभी विलायत के किस्से सुनना पसंद करते हैं। स्वयं मिस्टर सिब्बल भी यूरोप की प्रशंसा करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर उद्देश्य रूप में यही संकेत मिलता है कि लेखक पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रंगे हुए भारतीय मध्यम परिवारों के लोगों का यथार्थ रूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार एकांकी उसर की तत्वों के आधार पर समीक्षा की गई है। तो तात्विक दृष्टि से देखें तो ये एकांकी अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। धन्यवाद। कृपया वीडियो सुनने के बाद में मेरे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही हम और अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे।